सांस्कृतिक विकासवाद में प्रायः दो शब्द का प्रयोग है, संस्कृति और विकास। संस्कृति और विकास दोनों मनुष्य से जुड़ा हुआ है और तीनों संस्कृति, विकास और मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है और विज्ञान के पदार्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए परस्पर इन विषयों की जानकारी, इन विषयों पर अध्ययन की और गंभीर प्रयास की जरूरत है। सर्वप्रथम मनुष्य के रूप में इस जमीन पर मनुष्य का आना कैसे हुआ। अभी खगोल विद्याशास्त्री विद्वान लोग, खगोल शास्त्री, भौगोलिक लोग, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की रचना पर अन्वेषण प्रारंभ किया है। 150,000 करोड़ वर्ष पहले, अभी पूर्णतः वैज्ञानिक सत्यता पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अनुमानतः जो वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है उसमें 150,000 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की रचना हुई और इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत अस्थावर, जंगम, जड़ और चेतन सभी तंतुओं का, सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थों का विकास होना, बनना और विकसित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। डार्विन ने जो विकासवाद की सिद्धांत कहा है मनुष्य के उत्पत्ति से संबंधित, वह तो बिल्कुल अत्याधुनिक काल का अध्ययन मात्र है। वास्तविकता इसके अध्ययन की आवश्यकता बहुत पुराने तौर पर है, पुराने ऐतिहासिक रूप में है और उसके बाद ही इन विषयों पर हम गंभीरता से विचार कर सकते हैं। एक बात सामने आती है, वैज्ञानिकों का, खास करके भौतिक वैज्ञानिकों का कहना है, जो पहले पदार्थ से सब वस्तुओं का निर्माण हुआ और पदार्थ को तोड़ने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है जो इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना और पश्चात में आकर हिग्स बोसून ने जो रिसर्च किया उसके आधार पर न्यूट्रॉन के बाद एक नया पार्टिकल आया जिसका नाम है गॉड पार्टिकल, देवकण। और इस देवकण के आधार पर जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को देखता हूँ तो लगता है जो यह बिल्कुल साकार, सही और सच है और सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति भारत की है और इसलिए जहाँ इतनी प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है तो वहीं से विकासवाद का भी अभ्युदय भारत से ही हुआ होगा और हुआ है। और पुनः मैं एक बात दोहराना चाहूँगा, जो प्रकृति, विकास और संस्कृति परस्पर अन्योन्याश्रय है। जब तक सभ्यता से विकसित नहीं होगी, जैसे कि पहले मान्यता थी जो मनुष्य भीड़ के रूप में एकत्रित हुआ होगा, असभ्य रहा होगा, कपड़े नहीं पहनते होंगे, बाद में आकर उसने पेड़ का छाला पहनना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे फिर कपड़ा बनाना शुरू किया, फिर कपड़ा पहनना शुरू किया और सभ्यता की विकास धीरे धीरे हुई। और जब सभ्यता की लंबी प्रक्रिया विकास की परंपरा बनी रही, उसके बाद जाके उस समाज को सुसंस्कृत समाज और सांस्कृतिक विशेषता उसकी मानी जाने लगी। भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वो है मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता,
जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी प्राचीनतम सभ्यता है, और यह सभ्यता विकसित होकर सांस्कृतिक विरासत के रूप में आया, और यही सांस्कृतिक मूल्य भारत की पहचान है। वैदिक दर्शन जो विश्व का सबसे प्राचीनतम दर्शन है, वैदिक शास्त्र जो विश्व का सबसे प्राचीनतम शास्त्र है, वैदिक विज्ञान जो विश्व का सबसे प्राचीनतम विज्ञान है, उस वैदिक दर्शन, वैदिक शास्त्र, वैदिक विज्ञान के आधार पर भारत की जीवन पद्धति का विकास हुआ, जीवन मूल्य का विकास हुआ, और जीवन मूल्य के विकास के साथ साथ उसके सभ्यता का विकास हुआ, और सभ्यता के वर्षों वर्ष पुरानी होने के पश्चात वह सांस्कृतिक मूल्य के रूप में, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विषय माना जाने लगा। जब हम बात करते हैं फिर से पदार्थ का और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और गॉड पार्टिकल का, उसमें हमारे आधार मजबूत होते हैं भारतीय संस्कृति के और भारतीय मनुष्य जीवन प्रणाली के, भारत के जीवन जीने की पद्धति के। जो वैज्ञानिकों ने, भौतिक विज्ञानियों ने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाद में गॉड पार्टिकल्स कहा, गॉड पार्टिकल्स का एक उदाहरण से ही यह स्पष्ट हो जाएगा जो प्रकृति और मनुष्य कितना परस्पर जुड़ा हुआ है, और प्रकृति और मनुष्य यदि परस्पर जुड़ा हुआ है तो विकासवाद भी उससे जुड़ा हुआ है। गॉड पार्टिकल में हिग्स बोसून ने जब न्यूट्रॉन के ऊपर आविष्कार करना शुरू किया, कई वर्षों तक लगातार वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना प्रारंभ किया। जो न्यूट्रॉन के बाद भी कोई पार्टिकल है जिस पार्टिकल से, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण है, और उस कण से ही जड़, चेतन, स्थावर, जंगम प्रायः समस्त वस्तुओं का, समस्त प्राणियों का, समस्त पदार्थ का निर्माण हो पाया। तो उसके बाद वो लोग ऐसे निष्कर्ष पर निकले हैं जो सबसे अंतिम कण न्यूट्रॉन से भी छोटा, लघु, जो विजुअल नहीं है, ऐसे गॉड पार्टिकल हैं, और गॉड पार्टिकल से ही समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ। जब गॉड पार्टिकल देवकण की बात करते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने देवकण कहा, तो प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक जसपाल, जो कुछ दिन पहले यूजीसी के चेयरमैन भी थे और जेएनयू में, डीयू में विद्वान थे भौतिकी शास्त्र के, उन्होंने कहा जो भारत में जो एक प्रोवर्ब प्रचलित है, लोकोक्ति प्रचलित है, जो कण कण में भगवान है, तो वह आज साकार हो गया भारत की इस लोकोक्ति से। नसरुद्दीन साहब वही डीयू के प्रोफेसर हैं भौतिकी शास्त्र के, उन्होंने कहा मैं यह नहीं मानता हूं जो भारत की, जो यह भारत में प्रचलित लोकोक्ति कण कण में भगवान है, ये सत्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये गॉड पार्टिकल सत्य है, ये दैवकण सत्य है, और इससे यदि भारतीय लोकोक्ति का, भारत में प्रचलित कहावत कण कण में भगवान है, तो उसकी सत्यता प्रमाणित होती है। और इसी भगवान की रचना ब्रह्मांड है, और इसी भगवान की रचना, भगवान यानी प्रकृति की रचना से ब्रह्मांड भी है। प्रकृति और ब्रह्मांड परस्पर है, और वही मनुष्य और बाकी स्थावर, जड़, जंगम, चेतन सभी उसी से उत्पत्ति, उसी से हुआ है। जब हम इस पर और विचार करते हैं तो एक तुलसीदास के रामचरितमानस की वह पंक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है जो प्रकृति और मनुष्य कितने परस्पर हैं, कितने एक एक कण से निर्मित हैं। जो उन्होंने जब कहा है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, तो वही वायु, वही जल, वही अग्नि, वही आकाश, वही पाताल यानी जमीन के सभी कणों को मिलाकर मनुष्य का निर्माण होता है। और फिर निर्मित होकर जो वैदिक दर्शन की प्रक्रियाएं हैं, वह जब
मृत्यु होता है, जब आत्मा विघटित होती है, तो वह फिर से उसी कण में जाके विलीन हो जाता है और पुनः वह नया कण नया निर्मित करता है। और कृष्ण भी गीता में यही कहे हैं, जीर्णानि शरणानि यथा विहाय नावानि। जब उस श्लोक की हम का अध्ययन करते हैं, जब हम गांधी का श्लोक, गांधी का गीता रहस्य देखते हैं, जब हम विनोबा भावे का गीता रहस्य पढ़ते हैं, जब हम तिलक का गीता रहस्य का अध्ययन करते हैं, तो उसमें यही कहा गया है जो कृष्ण ने कहा है, जो जैसे मनुष्य शरीर बदलता है उसी तरह से प्रकृति मनुष्य के शरीर को, काया को परिवर्तित करता है। और जब वह जीर्ण हो जाता है, जैसे कपड़े जीर्ण होते हैं, वह वृद्ध हो जाता है, शरीर के अंग उपांग काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में मनुष्य फिर से नया आत्मा उसका नए शरीर के रूप में, नया काया के रूप में कल्पित होता है और वह नया शरीर बन करके, लेकिन आत्मा वही रहता है। ऐसे विषयों को लेकर हम यह सब विषय पर मनुष्य की रचना और मनुष्य से के द्वारा निर्मित जीवन मूल्य और मनुष्य के द्वारा जीवन मूल्यों के आधार पर सभ्यता का विकास और सभ्यता के पारंपरिक विकास से संस्कृति के विकास का एक रूपरेखा हम लोग बनाने में सक्षम हो पाए। वैदिक दर्शन में प्रकृति, व्यष्टि और समष्टि की चर्चा हुई है, और जो हमारे दर्शन का जीवन का आधार है, जो वैदिक दर्शन भारतीय दर्शन माना जाता है, और उसी के आधार पर सभी रचनाएं, सब कुछ का निर्माण हम लोग इसको अधिग्रहण करते हैं। यह मान्यता दार्शनिकों की है, जो जिस समाज के रूपरेखा दर्शन पर आधारित नहीं होता, वहाँ के समाज का मानसिक रूप से वह समाज खोखला होने लगता है। इसलिए दर्शन समाज की रीढ़ है, दर्शन मनुष्य की वैचारिक तंतु है, दर्शन वैचारिक प्राण है, और उसी के आधार पर समाज और सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। हम थोड़ी सी बात इसमें यह करना बहुत अप्रासंगिक नहीं समझते हैं, जो जिस वैदिक दर्शन में प्रकृति, व्यष्टि और समष्टि की चर्चा है, उसी द्वैतवाद और अद्वैतवाद के अंतर्गत शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और पुरुषार्थ चतुष्टय गीता में जो उल्लेख है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, उसी प्रकार से अपने जीवन पद्धति, जीवन आश्रम में जो ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है, तो कुल मिला के सभ्यता का सारा सामंजन इन तत्वों के अंतर्गत हो जाता है। और इसी के आधार पर भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक बिंदु अति प्राचीन, अति बृहद, अति व्यापक, अति ऐतिहासिक मूल्य आधारित है, और इसी के आधार पर यह निर्माण शुरू हुआ है। तो ये अब विषय आता है जो हम यह अलग नहीं कर सकते हैं, जो संस्कृति का विकास बिना विकास का नहीं हो सकता। वह विकास चाहे भाषा का विकास हो, या साहित्य का विकास हो, या दर्शन का विकास हो, या विचार तत्व का विकास हो, या अर्थतंत्र का विकास हो, या विज्ञान तंत्र का विकास हो, तो ये सभी विकास की रूपरेखा प्रकृति के साथ संलग्न है, और मनुष्य भी प्रकृति के साथ संलग्न है। इसलिए प्रकृति से अलग करके इस पर चिंतन नहीं किया जा सकता है। और जब जब उपभोक्तावादी संस्कृति, भोगवादी संस्कृति ने इनको अलग करके और व्यक्ति को वर्तमान से केवल जोड़कर, अतीत को भूलकर वर्तमान से जोड़कर यदि विचार करने लगता है, तो वहाँ सब प्रारंभ होता है कोरोना जैसे यह महासंक्रमण की दौर। मैं पुनः आपसे एक बार शुभकामना देना चाहूँगा, जो इस महासंक्रमण की दौर में जो आपने यह वर्चुअल संवाद की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, विद्वानों की मानसिक तुष्टि के लिए, समाज की चेतना, समाज में चेतना जागृत करने के लिए,
इन सभी बिंदुओं पर आपको पुनः मैं एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे विद्वान मित्रों, सांस्कृतिक मूल्यों का ऐतिहासिक विकास क्रम मानव में स्वयं उद्भूत रहता है, निहित रहता है, सन्निहित रहता है प्रकृति का वह तत्व जिसे हम अर्ध चेतना, चेतना, पूर्ण चेतना और उदात्त चेतना की बात करते हैं। मनुष्य चेतना पूर्ण होता है और वह चेतना यदि सांस्कृतिक रूप में विकसित होने लगता है तो वहाँ उसके ज्ञान, उसकी परंपरा, उसकी स्वतः अर्जन प्रक्रिया, अभ्यास की प्रक्रिया, व्यवहार की प्रक्रिया आदि आदि ऐसे कारणों के साथ साथ चेतना और प्रस्फुटित होता है। एक विषय आता है उदात्त चेतना। मैं उदात्त चेतना का भी उदाहरण देना चाहूँगा जो फिर से एक बार जसपाल की उस पंक्ति को याद करता हूँ जो भारत में यह मान्यता है, जो कण कण में भगवान है, जिसे जगदीश चंद्र बसु ने कहा था, जो पेड़ भी हंसते हैं, पेड़ भी सोते हैं, पेड़ भी जगते हैं, पेड़ भी प्रजनन क्रिया करते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु और जसपाल की यह उक्ति भारतीय समाज की इस उक्ति की सार्थकता प्रदान करने वाले तत्व को फिर से एक बार देखने की जरूरत तीसरे रूप में हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उदात्त चेतना सब्लिमेटी साहित्य में लोग प्राय प्रयोग करते हैं। उदात्त चेतना युक्त है साहित्यकारों की रचना। उदात्त चेतना की चर्चा भारतीय दर्शन में भी मिलता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आखिर न्यूटन ने या जेम्स वाट ने जो आविष्कार किए वाष्प की गति पर, वाष्प की शक्ति पर, न्यूटन ने जो आविष्कार किया पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, वह भी सिद्धांत प्रकृति तत्वों से जुड़ा हुआ ही सिद्धांत था। जैसे न्यूटन ने कहा जो पेड़ से जब सेब गिरता है या आम गिरता है तो वह पृथ्वी पर क्यों आता है, वह आसमान की ओर क्यों नहीं चला जाता, और इसी के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक खोज कर, वैज्ञानिक सोच विकसित कर यह बताया जो नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से गिरने वाले जो फल हैं वो पृथ्वी पर ही आते हैं। यदि आप इस उदात्त चेतना के, या उदात्त चेतना थी न्यूटन की, प्राय हम सभी निश्चित रूप से इस आम के समय में देखते हैं जो आम पेड़ से गिरता है। हम देखते हैं जो कई फल पेड़ से गिरते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई जो क्यों यह पेड़ से गिरने वाला फल पृथ्वी पर ही गिरता है या ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और उसी के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास हुआ है। तो यहाँ उदात्त चेतना है। अब उस पर भी इस उदाहरण को और स्पष्ट करना होगा जो यह प्रकृति के साथ ही यह भी उदाहरण न्यूटन ने पेश किया। सेब, पेड़ और पृथ्वी, यानी जमीन, जंगल और फल, ये तीनों प्रकृति के तत्व हैं और तीनों प्रकृति के तत्वों से ही न्यूटन ने प्रकृति के आधार पर ही उन्होंने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो ये भी भारतीय संस्कृति के उस विकासवाद के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ जड़, जमीन, जंगल और जानवर, इन पक्षों के आधार पर भारत के विकास की पूरी सिद्धांत, पूरी प्रक्रिया सन्निहित है। ऐसे तत्वों को उन्होंने प्रतिपादित किया। अब यहाँ यह देखना है हमको जो ज्ञान के सम्मिश्रण से चेतना का विकास और होता है, तो यह भी प्रकृतिगत तत्वों का एक अध्ययन हमारे दार्शनिकों ने किया है। जो ज्ञान स्वतः स्फूर्त ज्ञान और अर्जित ज्ञान, इंस्टिंक्टिव नॉलेज और एक्विजिटिव नॉलेज। स्वतः स्फूर्त ज्ञान जो स्वयं
मनुष्य या जानवर या किसी चीज की स्वतः प्रक्रिया व उत्पत्ति के समय से ही उसमें सन्निहित तत्व होता है, जिसके आधार पर वह ज्ञान स्वतः स्फुर्त ज्ञान कहलाता है। और अर्जित ज्ञान व स्वतः स्फुर्त ज्ञान जब मनुष्य जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है, उसकी सभ्यता और संस्कृति विकसित होने लगती है, खोज की प्रवृत्ति, शोध की प्रवृत्ति, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन जब मनुष्य गंभीरता से करने लगता है, तो उस ज्ञान को हम अर्जित ज्ञान कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ, जब किसी भैंस को बच्चा होता है और बच्चा होने के 1-1.5 महीने के बाद ही वह बहुत गहरे पानी में वह बच्चा अपने माँ भैंस के साथ चली जाती है, तो जब भैंस तैर के निकल जाता है, उसी प्रकार का 1.5 महीने का बच्चा भी उसके साथ साथ उस गहरे पानी से तैर के निकल जाता है। यह स्वतः स्फुर्त ज्ञान है। किसी ने उस भैंस के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया, किसी ने भैंस के बच्चों को हेलने की क्रिया नहीं सिखाई, जबकि वही मनुष्य यदि हेलने की प्रक्रिया या तैरने की प्रक्रिया अर्जित नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है, सीखता नहीं है, तो वह गहरे पानी में जाने के बाद डूब जाता है। लेकिन एक भैंस का बच्चा जहाँ अर्ध चेतन है, सब चेतन है, वह तैर के निकल जाता है। तो स्वतः स्फुर्त ज्ञान की भी प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति के द्वारा ही ऐसे जीवन रक्षण प्रक्रियाओं को एक ज्ञान के रूप में प्रकृति की देन होती है, जो उसमें निहितार्थ होता है। इससे भी एक बात यह हम मान के चलते हैं, जो संस्कृति, विकास और विकासवाद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ जब हम प्रकृति के सभी अंगों पर विचार करते हैं, अस्थावर, जंगम, निर्जीव, सजीव, तो परिवर्तनशीलता की विकास की प्रक्रिया हमें सतत दिखाई पड़ता है। जैसे मनुष्य जो प्रकृति का अंग है, प्रकृति का अंश है, मनुष्य भी प्रारंभिक दौर में वह जब आया था धराधाम पर ब्रह्मांड की रचना के द्वारा, तो मनुष्य के साथ भी यह बात देखी गई थी। जो वह जानवर खाता था, वह पेड़ का छाल पहनता था और वहाँ कोई समाज नहीं था, कोई सामाजिक प्रक्रिया नहीं थी, कोई सामाजिक अनुशासन नहीं था, और वहाँ भाई और बहन आदि आदि, माँ और पिताजी का कोई अलग स्वरूप नहीं माना जाता था। और उस तरह से मनुष्य जब धीरे धीरे विकसित हुआ तब फिर वह जाकर सामाजिक प्रक्रिया में आया, पारिवारिक प्रक्रिया में आया, पारिवारिक प्रक्रिया से सामाजिक प्रक्रिया में आया, और सामाजिक प्रक्रिया के आधार पर ही विकसित होकर फिर वह देश, प्रदेश, गांव, जिला आदि आदि के रूप में स्थापित होकर एक विकसित समाज, एक सुसमृद्ध संस्कृति का विकास किया। तो वैसे प्रकृति के जो तत्व हैं, अस्थावर, जंगम, निर्जीव, सजीव, यह परिवर्तनशीलता का क्रम सब में चलते रहता है। भूगोलवेत्ताओं का कहना है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी घट रही है, क्योंकि वो उसमें भी घर्षण प्रारंभ है और जिसके कारण वह खिसकता जा रहा है और माउंट एवरेस्ट की चोटी भी घटती जा रही है। विज्ञानवेत्ताओं का, भूगोलवेत्ताओं का यह भी कहना है जो जगह जगह पर समुद्र की गहराई भी घटती जा रही है और समुद्र की गहराई के साथ कहीं दूसरे जगह गहरा होता जा रहा है। यही प्रकृति के परिवर्तनशीलता का नियम है, जो मनुष्य और बाकी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में क्रमशः सुनिश्चित है। और इसी सिद्धांत के आधार पर वह विकासवाद का सिद्धांत और भोगवाद का सिद्धांत दोनों भी परस्पर जुड़ा हुआ है। हम प्रकृति को दूसरे रूप में फिर देखें तो मनुष्य, जड़, जानवर, जल, जंगल और वायु, प्रकृति के दूसरे अंग को देखें तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। और इसी के आधार पर जो तुलसीदास जी का कथन है रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा,
ये चरितार्थ होता है, तो निश्चित रूप से इसकी गहराई से अध्ययन करने के बाद सांस्कृतिक विकास और विकासवाद ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। मैं अब इसको थोड़ा भाग भाग करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। पृथ्वी जिसकी रचना ब्रह्मांड के साथ मानी जाती है, आज वह पृथ्वी सबसे मूलाधार है विकास का, और उसी पृथ्वी के आधार पर वह सांस्कृतिक विकास हो अथवा उपभोक्तावादी विकास हो, और ये दोनों उसके कारण बढ़ा है। लेकिन जमीन के साथ, प्रकृति तत्व जमीन के साथ मनुष्य का व्यवहार कैसा है, और जैसा मनुष्य का व्यवहार होता है उस प्रकार से विकास की रूपरेखाएं उस तरह से वहाँ खींची जाती है, वहाँ बनता है। भारत में जमीन की भी पूजा होती है। जमीन को लोग माता समझते हैं, पृथ्वी को लोग माता समझते हैं, पृथ्वी को लोग भगवान मानते हैं। वेद में भी जब पूजन की प्रक्रिया नहीं थी लेकिन सम्मान की प्रक्रिया थी, तो अग्नि, पृथ्वी और पेड़ पौधा, इस सूर्य, इसके पूजा की प्रक्रिया थी। और इसी के आधार पर भारतीय संस्कृति की जो विकास हुई वह बिल्कुल प्रकृतिगत विकास की प्रक्रिया चली, और यह विकसित होते होते पाश्चात्य देशों के लोगों ने इसे उपभोक्तावादी बनाया अपने संस्कृति को, और उपभोक्तावाद बनने की वादी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण आज प्रकृति की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है, पृथ्वी की गुणवत्ता समाप्त हो रही है। प्रकृति में विविध प्रकार के जैविक तत्व जो हैं वो समाप्त हो रहे हैं। जहाँ मित्र कीट की अधिकता रहती थी, आज वहाँ शत्रु कीट की अधिकता हो गई है, और शत्रु कीट की अधिकता को रोकने के लिए जिस प्रकार के केमिकल्स, जिस प्रकार के रासायनिक तत्व डाले जाते हैं, जिससे पृथ्वी की उर्वरकता शक्ति तो घटती ही है, साथ ही शत्रु कीट से अधिक मित्र कीट का हनन होता है, और जिसके कारण कई प्रकार के बीमारियों का संवर्धन आज विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। यहाँ मैं और उदाहरण देना चाहूँगा, जो आज लगातार यह निकल रहा है, जो गाय के दूध में भी 0.5% विष पाया जा रहा है। उस पर जब अध्ययन गंभीरता से किया गया तो उसमें पता लगा जो गाय जो चारा खाती है, वह चारा का निर्माण केमिकल्स, रासायनिक खादों के द्वारा होता है, और उन रासायनिक खादों के कारण उसमें जो गुणवत्ता रहती है वह समाप्त हो जाती है, और गुणवत्ता समाप्त होने के बाद रासायनिक तत्व जो मिटता नहीं है, जो विलोपित नहीं होता, वह उस घास के साथ साथ जानवरों के अंग को प्रभावित करता है। और यही कारण है जो आज गाय और बकरी के दूधों में भी विष के अंश पाए जा रहे हैं, सब्जियों में भी विष के अंश पाए जा रहे हैं। आज मैं इसको दैनिक अध्ययन का विषय और दैनिक जीवन पद्धति के साथ इसको जोड़ के देखने की जरूरत है। जो बाजार में बिकने वाले बड़े बड़े लंबे लंबे कदुआ को हम खरीदने के लिए रहते हैं, जो कदुआ देह के लिए बहुत सुखद पाचक सब्जी है, लेकिन वह कद्दू को वही किसान अपने आर्थिक आय के लिए उसमें सुई डालकर, एक जहरीली सुई डालकर उसको बड़ा बनाकर ग्राहकों के बीच ले जाता है, और ग्राहक उस पर टूट पड़ते हैं, और उन किसानों को, उन व्यवसायियों को उसके अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं। तो इन अच्छे मूल्यों के आधार पर को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के विष तत्व को उसमें डाला जा रहा है, उस पर रोक, वैधानिक रूप से रोक है, प्रतिबंध है, वैधानिक प्रतिबंध है, लेकिन हम उसका प्रयोग व्यवहारिक तौर पर मानव जीवन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मनुष्य की आयु घटती जा रही है, मनुष्य में बीमारियां बढ़ती जा रही है।
तो प्रकृति और विकास का क्षरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उपभोक्तावाद के कारण, उपभोक्तावादियों का कहना है जो प्रकृति तत्व का अधिक से अधिक उपयोग करो, प्रकृति तत्वों का जितना शोषण हो सकता है शोषण किया जाए। प्रकृति हमारे लिए है, हम प्रकृति के लिए नहीं हैं। ये तर्क के साथ ही उपभोग का सिद्धांत प्रचलित है और उपभोगवाद के कारण ही आज लगातार विश्व में जंगल कटता जा रहा है। जंगल को काट के उसका उपयोग लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, और जब वो अपने लाभ के लिए करते हैं तो जंगल घटता है, तो उसका प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और विपरीत प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। किस समय में वर्षा होनी चाहिए, किस समय में हेमंत ऋतु होना चाहिए, किस समय में शिशिर ऋतु होना चाहिए, आज ऋतु में इतना परिवर्तन आ गया जिसका लोग अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर जलवायु में इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है, ऋतु में इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है, और अंत में जो पर्यावरणविद लोग इस पर विचार कर रहे हैं, उस विचार के साथ साथ यही पाते हैं जो मनुष्य ने जो उपभोग करने का सिद्धांत अपनाया और प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति का शोषण किया, तो प्रकृति के शोषण और दोहन तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति का दुष्प्रभाव इस मानव जड़ चेतन पर पड़ने लगा है, और जिसके कारण विकास की पूरी प्रक्रियाएं बाधित होने लगी है, और विकास के सिद्धांत ही अब धूमिल होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है प्रकृतिगत विकासवाद के सिद्धांत की, और प्रकृतिगत विकासवाद के सिद्धांत का मूल आधार है पृथ्वी, जल, वायु, जड़, जमीन, जंगल, जानवर, और जब इसकी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। मैंने बताया जो गाय के दूध में भी अब इसके अंश पाए जा रहे हैं, जब इसको आप ठीक से देखिए, अभी होर मची है। एक तरफ बर्मी खाद का उपयोग करो, बर्मी खाद का उपयोग करो, और बर्मी खाद के कारण रासायनिक खाद कम लगेगा, बर्मी खाद से जमीन की शक्ति बढ़ेगी, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ने के बाद मनुष्य को अन्न अधिक मिलेगा, मनुष्य को और अन्य तरह के शारीरिक लाभ मिलेंगे, कई बीमारियों से वंचित हो सकेंगे, और सारे जानवर और जंगल और पृथ्वी तीनों का रक्षण हो पाएगा, तीनों का प्रतिरक्षण हो पाएगा। पर्यावरण प्रदूषण घटेगा, और उस प्रदूषण के घटने से ही मानव के जीवन का विकास संभव हो पाएगा। इसलिए इस विकास की प्रक्रिया में जो बाधक तत्व बन करके पाश्चात्य देशों के लोग उपभोगवाद के सिद्धांत के आधार पर दोहन और शोषण की प्रक्रिया अपनाई है, वह विकासवाद की सांस्कृतिक प्रक्रिया को कहीं न कहीं बाधक बन रहे हैं, रोक रहे हैं। हम जंगल की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा अमेज़न जंगल अफ्रीका में है, और आज उसका भी घट रहा है। वनों में पृथ्वी के लगभग 9.5 भाग में वन है, जंगल है, यानी जलीय क्षेत्र को छोड़कर जलीय क्षेत्र भी पृथ्वी का अंश है, और जंगल क्षेत्र भी पृथ्वी का अंश है। यदि हम समुद्र, नदी, नाला को किनारा करके जो स्थलीय भूभाग है जमीन का, उसमें पूरे विश्व में 9.5 भाग में जंगल हैं, जो कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है। भारत विश्व में आज 10 बड़े देशों में जंगल प्रधान माना जाने लगा है। भारत में इस 2 वर्षों के दरमियान 6,778 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं। कुल जंगल के क्षेत्रों में हिसाब से भारत अब दुनिया का 10 बड़े देशों में एक शामिल हो गया है। बिहार में भी जंगल का अनुपात बहुत बढ़ा है। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण 2011 के अनुसार बिहार में पिछले 2 साल के अंतर्गत देश भर में जहां 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र घटा है,
वहीं बिहार में यह 41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़कर इस समय 94,000 वर्ग किलोमीटर में बिहार में जंगल फैला हुआ है। तो ये जंगल के रक्षण प्रतिरक्षण की बात जो शुरू हुई है और दोहन और शोषण की बात शुरू हुई है, एक तरफ अधिक से अधिक लोग एक तो सीमेंट बालू छड़ ईंट के द्वारा बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जंगल काट काट करके उस घरों के भीतर लकड़ी से सारे सामान को, सारे घरों को सुसज्जित करके एक नए प्रकार का घर बना रहे हैं, जिसको कहते हैं इससे प्रदूषण घटेगा। तो प्रदूषण घटाने के लिए आप अपने घरों में, पैसा वाले लोग हैं, अधिक से अधिक महंगे लकड़ी को काट कर अपने घरों में लगा रहे हैं, उसका और अन्य प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उस जंगल को बढ़ाने की भी प्रक्रिया आपने प्रारंभ नहीं की, और जिसके कारण आज प्रत्येक पूरे विश्व में यह प्रदूषण की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है, जो मानव समाज के लिए आज अभिशाप बन गया है। प्रजनन की क्रियाएं रुक रही है, विकास की समस्त प्रक्रियाएं रुक रही है, आज ओजोन के लेयर टूट रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं आज उसी प्रकृति के विकासवाद के सिद्धांत के अवरोध होने के कारण पैदा हो रहा है। आज वही रासायनिक पदार्थों के जमीन में प्रयोग करने से हो रहा है। इस प्रकार जंगल को बचाने की प्रक्रिया, जंगल को लगाने की प्रक्रिया जब तक हम प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम यह विकासवाद के नए स्वरूप में नहीं आएगा। आज जब हम बात करते हैं तो दो तीन तरह की बात हमारे सामने आती है, जो जलवायु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, प्रचंड गर्मी, भूकंप, पानी का अभाव, सिंचाई का अभाव, जलस्तर नीचे जाना लगातार बढ़ते जा रहा है। आप जरा विचार करिए, पिछले वर्ष का आकलन कीजिए, इस बार का आकलन कीजिए आप। यह प्रकृति तत्वों से ही बनाए गए मानव की विनाश प्रक्रिया की प्रारंभ हुई कोविड-19, और आज उतनी ही तबाही पूरे विश्व में भूकंप से हो रहा है, आज उतनी ही तबाही बाढ़ से हो रहा है। जब माना जाता था जो जंगल के कारण बाढ़ की गति में अवरोध पैदा होता है और उससे मानव अधिक से अधिक सहारा प्राप्त करते हैं और मानव के लिए वह सहायक होता है जंगल। आज जंगल में रहने वाले जंतु नित्य दिन आज नए नए विषय, इस कोरोना महामारी के कारण आज पाश्चात्य देशों को भी के वैज्ञानिकों को, पाश्चात्य देश के सामान्य लोगों के सामने भी आ रहा है। जो नए नए तस्वीर टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, जो जानवर, जो पक्षी कभी न्यूयॉर्क के पिच रोड पर दिखाई नहीं पड़ता था, वाशिंगटन के रोड पर दिखाई नहीं पड़ता था, दूर दूर तक वह जंगलों में रहता था, जंगल में भी वह दिखाई नहीं पड़ता था, आज वह सड़कों पर आने लगा है। आज कई ऐसे जंतु वैज्ञानिकों ने कहा जो हाथी या बाघ या भालू या नए नए प्रकार के कुत्ते, ये सभी कितना से कुत्ते, जो नए नए प्रकार के जानवर जो रोड पर आने लगे हैं, जहां उसका पुराना घर था, जिसे मनुष्य ने तोड़कर, उस पहाड़ी को तोड़कर, उस जंगल को काटकर अपना अपना नया नया आलीशान भवन बनाया, तो वह जानवर भी अब अपने अंतरात्मा को ध्यान में रखकर खोजता है और पुराने घर की ओर बढ़ता है। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के जानवर भी आज रोड पर निकल आए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लोग घर में सिमटे हुए हैं, लोग रोड पर गतिविधि रुक गई है, रेलगाड़ियां नहीं चल रही, हवाई वायुयान का उड़ान नहीं हो रहा है, गाड़ियां नहीं, मोटर गाड़ियां नहीं चल रही, जिसे नीरव होने के कारण जानवरों को अमन चैन सुकून महसूस हो रहा है और पशु और पक्षी दोनों निकल करके सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन पर जब हम विचार करते हैं तो आखिर यह भी उन्हीं के कारणों से हुआ है और आज हम उसकी ज़रूरत है, हमको उसका अध्ययन करने की,
और उस पर विचार करने की और विकासवाद की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसे विकसित करने की। अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रख्यात स्तंभकार निकोलस क्रिस्टोफ कहते हैं, जो प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मानव ने पशु क्रूरता को संवेदनहीन हो करके जो व्यवहार किया है, उसके कारण भी आज लोगों की यह विभिन्न बीमारियों से का उत्पात लोगों के ऊपर पड़ने लगा है। यह भी उन्होंने लिखा है, जो पशु क्रूरता पर संवेदनशीलता के साथ पशु संरक्षण कानून आज विश्व में भी बनाए जा रहे हैं, तो ये भारत की ही देन है। जो भारतीय लोग जो पशु पक्षी की भी पूजा करते थे, सुबह उठकर प्रत्येक घर की महिलाएं अपने घरों के आगे दाने छीटा करती थी, जो पक्षी आएगा वो खाएगा। पानी एक थाली या बर्तन में रखा जाता था, जो पक्षी उड़ के आएगा, गर्मी में वह पानी हमेशा भरा रहता था घरे में, जो पक्षी आएगा और जल के अभाव में वह मरे नहीं, इसलिए जल उसको दिया जाएगा और जल पान करने के बाद पक्षी की आयु बढ़ेगी, और पक्षी की आयु बढ़ेगी तो जमीन की आयु बढ़ेगी, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और मानव जीवन का जो अमन चैन है और जो प्राकृतिक संदेश है वह प्राकृतिक संदेश लोगों को मिलेगा। आज विदेशों में कई स्तनपायी जानवरों पर न्यायपालिका में मुकदमा हुआ है। यह सुन के आश्चर्य होगा आपको, जो व्हेल और डॉल्फिन वादी बना है विदेशी न्यायपालिका में, तो आज लोग कितने फिर से पाश्चात्य जगत के लोग, ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, ये निकोलस क्रिस्टोफ की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस बात का उल्लेख विधिवत अपने साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत किया है, उस पर उन्होंने दिया है, जो विदेशों में इन दो स्तनपायी जानवरों का के ऊपर जानवरवादी बन करके न्यायपालिका में केस हुआ है, और जिसके आधार पर यह अब होने लगा, जो भारत के सांस्कृतिक विरासत की ओर, भारत के विकास की जो पुरानी विकासवाद की प्रक्रिया जड़ जमीन जंगल जानवर वायु जल आदि आदि के साथ जुड़ा हुआ था, उधर की ओर फिर से लोग मुड़ने लगे। आज आप देख रहे हैं लगातार सूचना आपको भी मिल रही है और पूरे विश्व इसके लिए बेचैन है। जो कोरोना महामारी के बारे में बताया गया, जो ये चमगादड़ से निकला है, और चमगादड़ चीन के लोग सर्वाधिक खाते हैं, कच्चा चमगादड़ खाते हैं, कच्चा बैंग खाते हैं, इस प्रकार के कई पशु पक्षी को वो कच्चा चबाते हैं, और जिसके कारण उनके शरीरों में एक प्रकार का यह वायरस पैदा हुआ, और फिर उस वायरस को थोड़ा रिफाइन करके वहाँ के वैज्ञानिकों ने विश्व के साथ जो त्रासदी पैदा की, वह आज कहीं न कहीं प्रकृतिगत है, प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति के साथ छेड़खानी करने से, प्रकृति के साथ दुष्टता करने से ये सभी बात पैदा हुए हैं। गत वर्ष अमेरिका में 9.3 अरब मुर्गा काटे गए, प्रत्येक व्यक्ति पर 28 मुर्गा पड़ता है। उसके कितनी संवेदन शून्यता है, जो गर्म पानी में जिंदा पशु पक्षी को डालना अमानवीय और अमानुषिक है। उस अमानवीयता के खिलाफ पूरे विश्व में पशु क्रूरता के कानून पारित हैं, लेकिन लोग अपने स्वाद के लिए, अपने उपयोग के लिए, अपने को अधिक प्रोटीन उन्नत करने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं, वह कहीं न कहीं प्रकृति विरोधी है और विकास की वास्तविक प्रक्रिया को रोका जा रहा है। 2018 में लगभग 8% अमेरिकी युवा शाकाहारी हो गए। आज यह भी सामने आने लगा इस कोविड-19 के सामने, जो व्यक्ति शाकाहारी है और जो व्यक्ति मांसाहारी है, उस शाकाहारी व्यक्ति की इम्यूनिटी सर्वाधिक होती है अपेक्षाकृत मांसाहारी व्यक्ति से। शाकाहारी व्यक्ति की आयु मांसाहारी व्यक्तियों से अधिक होता है। तो ये सारी बातें जो हमारे सांस्कृतिक विरासत का विषय था, जिसके आधार पर मनुष्य के विकास की सारी प्रक्रियाएं चलती थी, वह विकास की सारी प्रक्रियाओं के तरफ आज पाश्चात्य देश एकाएक मुखातिब होकर उस पर विचार करने लगे हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के दार्शनिक पीटर सिंगर ने कहा है
आने वाली पीढ़ी पशु क्रूरता का विरोध करेंगे। ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय के दार्शनिक फिलॉसफर पीटर सिंगर का कहना है। क्यों? तो आने वाली पीढ़ी को यह समझ में आने लगी जो भोगवाद का सिद्धांत कितने आधार पर चलेगा और किस आधार पर इसका विकास होगा, ये सभी बातें लोगों के ध्यान में आने लगी हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय के भौतिकी क्षेत्रों के प्रोफेसर ब्रैड मास्टर ने कहा है कि 100 वर्षों में हमारी पीढ़ी को 19वीं सदी के नस्लवादियों और उससे भी बदतर माना जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नाकामी इसका कारण होगा। इसके कारण हम भविष्य की पीढ़ियों को विरासत में एक बदहाल ग्रह सौंपेंगे। कितना बड़ा चिंतन एक पाश्चात्य दार्शनिकों ने, भौतिक वैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर बर्ड मास्टर ने अपना लिखा है। जो आने वाली पीढ़ी के लिए यदि आप चिंता नहीं करते हैं, आने वाली पीढ़ी के संवर्धन पर विचार नहीं करते हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको स्मरण नहीं करेंगे और अतीत को याद नहीं करेंगे। और इन बातों के बीच में आप अन्यथा नहीं सोचेंगे। मैं एक बात फिर से भारतीय सांस्कृतिक विकासवाद की धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन चलाया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जल जीवन हरियाली पौधा रोपण अभियान चलाया है, बर्मी खाद की योजना चली है, वो सभी इसी सांस्कृतिक विकासवाद के अनुरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन बर्मी खाद के बारे में मेरा एक विरोध भी इसमें मैं बार बार बोलता भी हूँ। कई सामाजिक सभाओं में, कई राजनीतिक सभाओं में मैंने कहा भी, जो बर्मी खाद की माला हम लोग जप रहे हैं। आज जब आप देखिए तो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। मैं अभी अपने गांव से आ रहा था और भीषण वर्षा हो रही है। भीषण वर्षा में मैं जब बच्चा था, जब मैं 8 वर्ष 10 वर्ष का था, तो देखता था जो सड़कें पर जो चुल्लू भर पानी लगती थी, उस पानी पर जोंक तैरते रहता था। और जब किसान खेत में जाता था धान रोपने के लिए, तो उसके जांग तक के मांसपेशियों में जोंक चिपके हुए रहते थे और छुड़ा करके वो आता था, पूरा जांग खून हो जाता था। और आज जब मैं अभी 10 दिन गाँव में रह करके इस वर्षा में देख के आया, तो मैंने किसानों को भी देखा और उस रोड पर लगी हुई पानियों को भी देखा और थोड़ा और गड्ढे पानी को भी देखा, तो जोंक कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आखिर जोंक गया कहाँ? जोंक को क्या हो गया? जोंक एक शक्तिशाली रीढ़हीन, उसको आप कीट मानेंगे, और वह अब कहाँ घट रहा है? क्यों घट रहा है? क्या हो गया? वह मिट्टी की सफाई करता था। जोंक से मिट्टी की सफाई होती थी। जोंक के खाने की प्रक्रिया में मिट्टी काम आता था और उससे उसका स्वच्छता बढ़ती थी, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। आज आप देखेंगे, मुझे वह याद है 15 से 20 वर्ष पहले का जीवन, जिस जीवन में मैं देखता था जो आंगन में केवल चाली ही चाली दिखाई पड़ता था। आज चाली दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं नजर आता है चाली। आखिर चाली को क्या हो गया? तो ये जो रासायनिक उर्वरा का प्रयोग हुआ, उसमें ऐसे कीट की जो क्षति हुई है, मित्र कीट की, ये उसके कारण प्रकृतिगत तत्वों के विकास की प्रक्रिया में जो बाधकता पैदा हो रही है, इसके लिए जो वैज्ञानिकों ने, राजनीतिज्ञों ने मुख्य रूप से बिहार में जो बर्मी खाद की बात प्रारंभ की, जो कहीं न कहीं उसी प्रकार के ब्रह्मचारी के द्वारा पशु के गोबर में डाल करके उसको बर्मी खाद बनाया जाता है और उस बर्मी खाद के आधार पर काम चलता है। तो इस आधार पर हमारे लोग पीछे हो रहे हैं। आज गांव का गांव खाली है, कहीं गाय दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं जानवर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और यदि जानवर नहीं, गाय नहीं, पशु नहीं, तो फिर बर्मी खाद कैसे बनेगा? मैंने ये सवाल किया था। मैंने कई ऐसे अपने मंत्री लोगों से मैंने ऐसा सवाल किया जो बार बार आप बर्मी खाद की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव में तो पशु मिलता नहीं है। और गांव में पशु क्यों नहीं मिलता है? तो पशु को इतनी बीमारियां हो जाती है जो किसानों के लिए रक्षण एक चुनौती बन जाती है, और उसमें फिर हाइब्रिड और लो ब्रिड की बात चलने लगती है, और जिसकी प्रक्रिया के कारण लोग
पशुपालन लगभग छोड़ रहे हैं किसानों के द्वारा। अब हल नहीं मिलते हैं, वो केवल ट्रैक्टर से चलाया जाता है। ट्रैक्टर से निकलने वाले धुओं से जो क्षेत्रों में प्रदूषण फैलता है, क्या इस पर कभी किसी वैज्ञानिकों ने, बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कभी चिंतन किया इस प्रदूषण को हम कैसे हल से जुतवा के रोक सकते हैं? यदि हल से जोता जाए तो श्रमिकों को श्रम भी मिलेगा, उनको खाने की भी चिंता लोग करेंगे और उससे हमारे प्रदूषण की भी कमी होगी और प्रदूषण के कारण, कमी होने के कारण जीवन, जंगल जानवर का आयु भी बढ़ेगा और इसके आधार पर जलवायु परिवर्तन भी रुकेगा, इसके आधार पर जंगल भी बचेगा। मैं लगभग लगता है सुधांशु जी समय बहुत हो गया, मैं एक बात और इस संदर्भ में रख करके इसको कंक्लूड करूंगा। जो अभी बड़े सार्थक पहल हो रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी एवं शैक्षिक अनुसंधान परिषद भारत के द्वारा संयुक्त प्रयास से स्कूली पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन की बात चल रही है, जो पीठ पर बोड़ा के तरह नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर लादने की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो रहा, मतलब वो इतना हो गया था जो वास्तविक में बच्चों का बौद्धिक विकास उस किताबों की बोझ को ढोना और किताबों में उलझ के रह जाना, उसका वास्तविक बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता था। तो इसके लिए भारतीय नियमावली के अनुसार, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार प्रायः 10 से 15 वर्षों में यह प्रक्रियाएं चलती थी। एनसीएफ में 4 बार संशोधन अभी तक किया गया, 1975, 1988, 2000 और 2005 में। इसके भीतर 2004 में एक बार किया गया। 2004 के पाठ्यक्रम को 2004 में 2000 के पाठ्यक्रम को मूलतया हटा दिया गया। संप्रंग सरकार और वामपंथी वाली सरकार ने 2000 में बने पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम को हटाते हुए 2005 में बच्चों के लिए बोझिल पाठ्यक्रम बना दिया गया। अमेरिकी इतिहासकार डेविड मैककुली के अनुसार जो राष्ट्र अपने अतीत को भूल जाता है उसकी स्थिति उस व्यक्ति से भी बदतर है जिसकी स्मृति चली गई है। यानी मैककुली कहते हैं जो अपने विरासत, अपने संस्कृति के अतीत के आधार पर नए विकास की प्रक्रियाओं को बल नहीं देंगे तो आज के दौर में, आज के युग में आप आने वाली पीढ़ी के लिए एक वैसी पीढ़ी खड़ा कर रहे हैं जो मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, पागल हो गया है। देश के भावी नागरिकों को अद्यतन विषयों, अवधारणाओं यथा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, पर्यावरण और विकास की नई चुनौतियां आदि प्रारंभिक दौर से इसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। आज यदि यह प्रारंभिक दौर से प्रारंभ किया जाता तो प्रदूषण की यह समस्या नहीं होती। विकासवाद की जो अपनी प्राचीन अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं के आधार पर आज मनुष्य विकसित होता। मैं एक उदाहरण अपने घर का दे रहा हूँ। मेरा एक भतीजा इंजीनियर है और वह जब बच्चे में मैं कलकत्ता जाता था, वह कभी गांव नहीं आया। मैं उसको जाता था जो आप चलो एक बार गांव की ओर, वह इच्छा जाहिर करता था, यहाँ काका जी मुझे गांव जाने की इच्छा है, तो धान के पेड़ पर चढ़ना है। अब आप अंदाज कीजिए एक बड़े उच्च कोटि के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की मानसिकता यह थी, जिसको आज यह धान किसान का पोता होने के बाद भी उसको यह आइडिया नहीं रह गया जो धान का पेड़ कितना बड़ा होता है, धान कहाँ फलता है, धान कैसे बनता है, धान कैसे रोपा जाता है। और इन बातों के कारण जो शिक्षा व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई है, उन शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है ताकि हमारी प्राचीन पारंपरिक विकास की जो रूपरेखा है वह तैयार हो। और उस तैयार करने के लिए हमें नई पीढ़ी को
आगे बताने के लिए आज विकासवाद की, सांस्कृतिक विकासवाद की रूपरेखा को खींचना आवश्यक है। आज हमें जड़, जमीन, जंगल और जानवर से प्यार करने की ज़रूरत है। आज हमारे उसके रक्षण, प्रतिरक्षण की आवश्यकता है। हमारी नई सोच, हमारी विकसित सोच के आधार पर हम उस सांस्कृतिक विकासवाद की रूपरेखा नए तरीके से खींच सकते हैं। हम दोहन और शोषण पर विश्वास नहीं करें, हम प्रकृति, मानव जीवन के विकास पर विश्वास करें। मनुष्य को प्रकृति के सभी तत्वों पर विश्वास होना चाहिए, सभी तत्वों के प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और इस आधार पर यदि हम इस तरह की प्रक्रियाएं प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक विकासवाद विश्व के वैज्ञानिक बाद से कहीं अधिक विकसित, कहीं अधिक अच्छा, कहीं अधिक जीवनयापी, उपयोगी, प्रयोगी सिद्ध होगा। मैं इतना कह के इस विषय को बंद करना चाहूँगा। विषय बहुत बड़ा है, एक एक विषय पर घंटों रखा जा सकता है, जानवर पर, जंगल पर, मिट्टी पर, पृथ्वी पर, वायु पर, जल पर। वो हमारे पास विषय उसके हैं भी, लेकिन समयाभाव है और श्रोताओं के भी मानसिक शांति के लिए मैं यह प्रक्रिया अपनाना चाहता हूँ। मैं इस विषय को समाप्त करने से पहले पुनः एक बार आयोजक और श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ, जो हमारे श्रोता इस विषय को सुने होंगे और सुनने के बाद जो कुछ भी प्रतिक्रिया इन विषयों पर आएगी उनके मन में, तो मुझे भी सूचित करेंगे ताकि मैं और आगे इसमें सुधार कर सकूं, इस त्रुटि को समाधान कर सकूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।